रहमान रहीम। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो कई लिहाज से यूनिक रहे। सबसे पहले तो ये कि इसको 3 मरहलों में तकसीम किया गया और उसकी वजह जो थी यकीनन जो कलअदम एक्शन कमेटी है JAC, उसने जो हालात ख़राब किए और जो इंतखाबात को जो है पोस्टपोन करने की कोशिश की, लेकिन आम इंतखाबात का पहला मरहला जो है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया और मीरपुर डिवीज़न में तकरीबन 13 नशिस्तों पर जो है वो पोलिंग हुई, जिसमें मीरपुर, कोटली, भंबर के जो अवाम है उन्होंने अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल किया। और यकीनन अगर हम बात करें, इन इंतखाबात में बड़ी गहमा गहमी हमें देखने में नज़र आई। मद्दे मुकाबिल रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी जो हैं, इसमें तकरीबन 287 कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में थे। नाज़रीन, अगर हम इस इंतखाबात से पहले जो सियासी कथारसिस की बात करें तो यकीनन हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम को, कश्मीरी आवाम को अपने वोट की तरफ लाने के लिए उसने राइट्स की बात की, हुकूक की बात की। नून लीग ने डेवलपमेंट का नारा लगाया और साथ साथ जो है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट और टूरिज़म का जो है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की। बहरहाल जी, सवाल यहाँ यही करेंगे क्योंकि अभी नताइज आने शुरू हो चुके हैं कि अवाम जो है किसको मुंतखब करेगी मीरपुर डिवीज़न से, और किसके दरमियान जो है वो तगड़ा मुकाबला नेक टू नेक देखने में आया। और साथ साथ जो है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाबी की जो सियासी अहमियत है वो कितनी होगी। ख़ास तौर पर ये जो मरहला वार इलेक्शन हुए हैं बड़े इंटरेस्टिंग रहे, तो इससे किस जमात को फ़ायदा हुआ। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। जाहिद अकबर अब्बासी साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है अहमद मंसूर साहब ने, तज़कियाकार हैं। आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों मेहमानों का। जाहिद साहब, सर पहला मरहला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब मीरपुर डिवीज़न के जो अवाम है उन्होंने यकीनन एक गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुस्तरद करते हुए अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल किया। टर्न आउट तकरीबन 40 के करीब हमें देखने को मिला। आप इस इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो टर्नआउट की बात है ये अभी शायद जो है ना उस तरह से, क्योंकि जो बहुत सारे हल्के हैं उनमें अगर आप गुज़श्ता इलेक्शन के नताइज देखें और अभी तक के जो रिज़ल्ट है, जो किसी हल्के में 85% है, किसी में 90 है, तो वो जो गुज़श्ता साल जीतने वाला जो कैंडिडेट है उससे ज़्यादा वोट तक पहुंच चुके हैं। मतलब जो इस वक्त पहले नंबर के कैंडिडेट हैं। जिस तरह से मसलन आप डडियाल का देखें तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि जितने गुज़श्ता इलेक्शन में अज़हर सादक विनिंग पोजीशन पे थे और इस वक्त भी वो उतने ही वोट ले चुके हैं, अभी तक उनके मुकम्मल पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं आए हैं। तो इसी तरह से बाकी बरनाला के अंदर आप देखें, समानी के अंदर आप देखें, आप इसी तरह से बिम्बर शहर का देखें तो वहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी है। कोई जो एक जो थोड़ा सा मतलब आप मीरपुर शहर की आप बात करें अगर, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है हमारी वो ओवरसीज़ की है और बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें यानी आप ये कह सकते हैं कुल डिवीज़न के जो आप देखें तो वो उसके अंदर अगर 14 लाख वोटर्स हैं तो उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो बाहर बैठी हुई है, जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं। तो ये एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से मीरपुर की जो नशिस्तें हैं और उनके ऊपर हमेशा से ऐसा ही होता है कि 50% या 40 के दरमियान वहाँ पर जो टर्नआउट होता है। बाकी जो कोटली के हल्के हैं या जो बिम्बर में तो बहुत अच्छा टर्नआउट रहा है। इसी तरह से कोटली के अंदर आप नकियाल में देखें, वहाँ पे बहुत अच्छा टर्नआउट रहा है। इसी तरह से सेंसा की जो है उसमें जो अभी तक के नताइज हैं उसमें भी बहुत अच्छा टर्नआउट रहा है। इसी तरह से चढ़ोई के हल्के के अंदर बहुत अच्छा टर्नआउट है। बाकी जो शहर के हल्के हैं उनके अंदर 80,000 या इस तरह के वोट हैं दोनों हल्कों के अंदर। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि वो गुज़श्ता इलेक्शन में भी ऐसे ही था कि जो विनिंग कैंडिडेट थे वो 10,000 9,000 उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। तो आप ये नहीं कह सकते मजमूई तौर पे कि कोई टर्न आउट जो है वो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें तो पहले गुज़श्ता इलेक्शन से हौसला अफजा है वहाँ पे नज़र आ रहा है जो। ठीक है अहमद मंसूर साहब, हम इस इलेक्शन के होने से पहले जो कैंपेन्स चल रही थी उस पर भी हमने अपने प्रोग्राम्स किए और यकीनन इस वक्त जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो माजी के जो इंतखाबात रहे उससे बड़े कदरे मुख्तलिफ भी रहे और यकीनन इस वक्त जो हालिया हंगामों का जो सियासी बोझ है, बर्डन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि उनकी हुकूमत वहाँ पर है। इन तमाम हालात में आप क्या समझ रहे हैं कि वोटर्स जो हैं वो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने वोट कास्ट किए हैं अपने? जी शाजिया साहबा, मैं अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुन रहा था मुजफ्फराबाद में, लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो एक तो उन्होंने भी इन इलेक्शंस को बहुत तारीख साज इलेक्शन करार दिया, बहुत ही अहम।
और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस दफ़ा दो कुव्वतें थीं, एक इलेक्शन और जमहूरियत का जो प्रोसेस है उसके हामी, और एक उनके बाइकआउट पे जो लोगों को आमादा करने की जो कोशिश हमें नज़र आई, एक्शन कमेटी और फिर साथ तहरीक इंसाफ, वो एक साइड पे खड़े नज़र आए। तो जो ये पहला मरहला है, जो अब हम ये बात कर सकते हैं कि जो इलेक्शन के हामी, इस प्रोसेस को लेकर चलने वाले, जमहूरियत के जो हामी और एक मुंतखब हुकूमत के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हल करने हैं, ये जो सियासी क़ुव्वतें हैं इनकी जीत हो चुकी है। नून लीग ज़्यादा सीटें लेती है इस पहले मरहले में या पीपल्स पार्टी, ये तो अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा सामने आ जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो दोनों जमातों ने अपनी जो इंतखाबी मुहिम जिस तरीके से आगे बढ़ाई, और नून लीग से जो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उसको लीड किया, और पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो ये एक बड़ा ही गहमा गहमी इसमें रही, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का जो असल माहौल है वो यहीं से ही बना। मेरी नज़र में, मेरी दानिश में, ये जो मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन, इसमें कुछ एज जो मुस्लिम लीग नून को वो ये हासिल रहा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हमने देखा कि उन्होंने कुछ इंतखाबी मुहिम में कोई अगर उनकी खामियां या कमज़ोरियां थी, वहाँ यहाँ पे आकर उनको उन्होंने दूर किया, और उनका जो आवाम से राब्ता और जो उनकी मैनेजमेंट इलेक्शन कैंपेन के हवाले से वो थोड़ी बेहतर नज़र आई। पीपल्स पार्टी का चूँकि यहाँ गार्ड चौधरी यासीन 2 हलकों से लड़ रहे हैं, और जैसे जहाद अबाई साहब बता भी रहे थे कि यहाँ जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी भी पोजीशन, मुकाबला इन्हीं दो में है। यहाँ तो तीसरी कुव्वत के तौर पे इस्तेहकाम जो पार्टी है पाकिस्तान IPP, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि वो अभी तक जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें बिल्कुल वो उस तरह से तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरी कि कोई शायद सरप्राइज दें, और आज़ाद तो यहाँ पे बिल्कुल अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, काफ़ी जगहों से मेरा ख्याल 13 में से खड़े किए, लेकिन विनिंग पोजीशन में और कितनी सीटें इन 13 में से निकाल पाते हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। और ये जो 13 सीटों का जो है रिजल्ट है, ये जो पहला मरहला है, ये यकीनी तौर पे एक ट्रेंड भी सेट करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे एक जमात जैसे अगर पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तें लेने में कामयाब होती है, नून लीग 7 में, तो फिर ये बराबर रहेगा, फिर आगे भी मुकाबला उसी तरह चलेगा। लेकिन अगर यहाँ वाज़े बर्ती किसी एक पार्टी की निकल आती है, तो अगले जो 2 मराहल हैं उन पर यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसको जो तज्ज़ियाकार हैं, जो कश्मीर की जो एक डायनामिक्स हैं इलेक्शन की, उनको जो जानते हैं, वो ये इस अहम जो पहला मरहला है इसको बहुत अहम समझ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, आप भी ये समझ रहे हैं, क्योंकि हमने GB के इलेक्शन में देखा था कि उस तरह से नून लीग की क़यादत जो मेन स्ट्रीम वाली है, उस जैसे अभी नवाज़ शरीफ साहब आए, मरीम साहिबा आई और उन्होंने अनाउंसमेंट भी की ग्रीन बसेस की और एम्बुलेंसेस, मोबाइल एम्बुलेंसेस की भी, और जिस तरह उन्होंने बात की अहमद साहब ने कि एज हासिल है मीरपुर डिवीज़न में नून लीग को, आपको भी यही लग रहा है? और क्या इस मीरपुर डिवीज़न का जो रिज़ल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट जो 2 आगे आने वाला इलेक्शन है उस पर पड़ेगा? जी, जिस तरह से मंसूर भाई ने कहा कि आप इसमें एक चीज़ देखें कि जो गुज़श्ता इस पूरे मीरपुर डिवीज़न की जो नशिस्तें थी, वो कुल उसमें से 13 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 1 नशिस्त गुज़श्ता इलेक्शन में जीती थी। तो इसके यानी जो इलेक्टेबल्स थे उसमें PTI के जो लोग थे उनमें से 6 जो सिटिंग इस वक्त के MLAs हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे, और ये एक एज भी पीपल्स पार्टी को हासिल था। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त तक के नताइज आप देखें तो तकरीबन 7 या 8 नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है उसको वहाँ पे बरतरी हासिल है। और उसमें मसलन जिस तरह से सेंसा हो गया, या जो इसका नकियाल का हल्का है, और इस तरह से जो बिलखुसूस समानी के 3 हल्के हैं, तो वहाँ पे तो जो मीरपुर बिम्बर के, तो वहाँ पे ये है कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड भी है कि भाई एकदम से जो है वो गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो उसमें बाज़ हल्के ऐसे थे जहाँ पे नून लीग जो है वो तीसरी पोजीशन पे भी थी। लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है, और ये सारा जिस तरह से आपने कहा ना कि एक तो उनकी मरकज़ी क़यादत, मसलन जिस तरह से नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा वो मीरपुर में उन्होंने जलसा किया, उससे हटके जो वफाकी वज़रा की वज़ीर उमूर कश्मीर समेत जो टीम थी वो वहाँ पे हर हल्के के अंदर वहाँ पे उन्होंने डेरे डाले। इसी तरह से अब आप इसके जो इम्पेक्ट होगा वो लाजमी दफ़ा इसमें मतलब लाजमन वो पड़ेगा। जो दूसरे मरहले का इलेक्शन है
उसमें तो माजरीन की जो 12 नशिस्तें हैं उनके ऊपर भी इलेक्शन होना है, और उसके बाद आखिरी मरहले में पुंछ डिवीज़न है। तो मेरे ख्याल में जो मेरा ज़ाती तज्ज़िया है कि उस वक्त तक नून लीग जो है वो तकरीबन आज़ाद कश्मीर असम्बली में, कानून साज असम्बली में जो 45 नशिस्तें हैं इनमें से सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी होगी। ठीक है, तो उसका वैसे भी जो है ना आखिरी मरहले में जो पुंछ डिवीज़न की 11 सीटें हैं उन पे इलेक्शन होना है, तो उससे पहले पहले नून लीग को जो है इतना एज हासिल होगा कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम ये जो इसकी बात कर लेते हैं कि पोलिंग स्टेशन जो कायम हुए अहमद साहब, एक तो ये कि 2316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए और उसमें से आधे के करीब जो है हाईली सेंसिटिव थे और उसमें बाकी जो 724 के करीब है वो सेंसिटिव थे। यकीनन इसकी वजह वही है कि जो हालात कशीदा रहे हैं उससे पहले, और जेएसी ने भी लॉन्ग मार्च का जो जैक ने एक कॉल की रखी थी। लेकिन आप इस वक्त क्या समझ रहे हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो अपनी कामयाबी के तो दावे कर ही रही है, लेकिन इंतखाबी अमल के दौरान बाज़ हल्कों में कुछ कशीदगी देखने में आई है, धांधली के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। ओवरऑल पुरअमन रही है तमाम? देखें, ओवरऑल पुरअमन हम इस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एक इलेक्शन का जो माहौल है उसमें ये आपस में जो लड़ाइयाँ, फिर वहाँ पे मुख्तलिफ जो ग्रोह हलकों के सतह पे उनके आपस में इख्तलाफात होते हैं, वो इलेक्शन के दिन सामने आते हैं। उसमें वही चंद हलकों में ऐसा हमें नज़र आया, कोई अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पे जो एक पोलिंग का जो अमल है और जिस तरह से सिक्योरिटी के इंतजामात पहले से अंदाज़ा था कि चूँकि इसमें साजिशी अंसर भी शामिल हो सकता है और था भी, चूँकि आप देखें कि जो एक जो कालदम जो कमेटी है, एक्शन कमेटी, उसने इसी दिन को क्यों चुना? क्योंकि उसका जो टारगेट है, जो हदफ है, वो इलेक्शन के अमल को सबोताज करना ही था। ये अब हर कोई इस पे बात कर रहा है, वरना पहले कितने दिनों से वहाँ बैठे थे, उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं की, लेकिन फिर उनके साथ उस तरह वो अपनी इस कॉल को अमली जमा पहनाने में नाकाम रहे। तो ये बहुत बड़ी एक आप समझ सकते हैं कि उनके लिए एक सेटबैक है। उन्होंने जो प्लान किया था कि लोग निकलेंगे और उनका साथ देंगे और वो मुजफ्फराबाद पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जो हमने अभी तक जो इतलात हैं तो वो इसमें वो ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल जो अफसोसनाक वाक़यात हैं वो बिल्कुल हैं। फिर अब जब आप देखें कानून को हाथ में लेते हैं और एक इलेक्शन के अमल को सबोताज करने के लिए आप कुछ गलत करते हैं, तो फिर जो नताइज निकलते हैं वो यकीनी तौर पे उसके लिए सबको फिर तैयार रहना चाहिए। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो जिन्होंने जिस तरीके से सिलेक्शन को लेकर आगे बढ़े हैं और जो इस अमल को कोशिश ये की है कि कम से कम मुतनाज़ा हो। मैं जैसे मैंने पहले भी बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने कुछ खदशात का उनका इजहार किया और अभी से उन्होंने ये एक जो मौक़िफ़ लेना शुरू किया है, जैसे जो मुझे लगा कि एक ओपोजिशन का मौक़िफ़ भी हो सकता है कि हमें जो ये वाला जो एक बयानिया है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी आजमा चुके हैं, उसका शायद वहाँ उन्हें फ़ायदा हुआ। हो सकता है कि वो ये प्रेशर टैक्टिस और अवाम को भी मोबिलाइज करने के लिए भी उनका एक सियासी चाल भी हो और उनका हक है, सियासी जमात है। तो बहरहाल पीपल्स और वो अभी भी बैठे हैं और वहीं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी वहाँ बैठी है। तो इस वक्त जो एंगेज हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम, जो वोटर हैं, वो इन्हीं बड़ी सियासी जमातों के साथ एंगेज हैं। ये इस इलेक्शन का जो पहला मरहला है इसमें ये साबित हुआ है। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, यही बात कि ये जो कलअदम एक्शन कमेटी है जिसने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, आपको क्या लग रहा है कि ये महज सियासी एहतजाज था या वाकई एक साजिश है? और ऐसी साजिश है खुफिया जिसमें जैसे हमारे वज़ीर इत्तलात तारट साहब भी कह चुके हैं कि इसमें जो ताने बाने हैं वो भारत से जाकर मिलते हैं। देखें, इसमें जो शुरू में ये तहरीक जब शुरू हुई थी तो बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं थी कि ये अवामी हकूक़ की सरासर अवामी हकूक़ की तहरीक थी। लेकिन जब आपको पता है कि कोई इस तरह से गैर मुनज़्ज़म किस्म के जो लोग किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं, तो फिर उनको इस तरह से किसी सांचे में डालना जो है वो भी ये जो आपके सामने जो इसकी क़यादत थी, जो जैक की क़यादत है, उसमें कोई ऐसे तरबियत याफ्ता लोग नहीं थे। वहाँ पे एक जो हमारा अलहदगी पसंद जो उनसर है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो ख़ुद मुख्तार कश्मीर की बात करता है अलहदगी पसंदी की,
उनको ये स्पेस मिली तो वो अपने एजेंडे और अपने मतलब नारे और अपने एजेंडे के मतलब उसको छोड़ के वो सारा जो है ना उन्होंने आके अपने जो पॉलिटिकल या जो उनके जो भी मोटिव्स हैं वो हासिल करने के लिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया। अब ये थोड़ा सा ज़ाहिर है इसको इतना मतलब एक क्योंकि उसमें चार्म था, जो अवामी हकूक़ के नारे उन्होंने लोगों के सामने रखे हुए थे, जो चार्टर ऑफ डिमांड था, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने फिर उसमें इन्वॉल्व हुई, उनके मुज़ाकरात हुए, सारी चीज़ें थी। तो इसको देखते हुए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो उनकी जानब राग़ब भी हुई। लेकिन इसके बावजूद जो आज जो पहले मरहले के अंदर जो मीरपुर डिवीज़न के अंदर जो रिज़ल्ट जिस तरह से या जो उनकी बाइकाट की अपील, और एक और फैक्टर भी था कि गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर 35 के करीब नशिस्तें जीतने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान किया हुआ था। इसके बावजूद भी वहाँ पे मेरे ज़ाती ख्याल के अंदर कोई ऐसा, आप सोशल मीडिया को उठा के देखें तो सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि वहाँ पे इतना प्रोपेगेंडा इस कदर है कि वो आपको जो मतलब जो सच होता है वो झूठ इस तरह से सच लगना शुरू हो जाता है कि वो जो उस पर हमें यकीन करना पड़ता है और लोग हमारे जल्द उस पर यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन जो नताइज आपके सामने आए हैं, जो टर्न आउट आपके सामने आया, आप उसको सामने रखें तो मेरे ख्याल में जो उनकी प्लानिंग थी दानिस्ता थी, गैर दानिस्ता थी, जो वो उसको मतलब 27 जुलाई तक लेके आए तो वो उन्होंने वो उस तरह से वो नताइज हासिल नहीं कर सके हैं। और आप ये बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि जो आवाम है उन्होंने जो अपनी वोट की पर्ची से और हक़ रायदही से उनकी कॉल को बिलाशुबा मुस्तरद किया है। ठीक है अहमद साहब, क्या वजह लग रही है कि पीटीआई ने क्यों इन इंतखाबात का बॉयकॉट किया? ये तो अवामी मकबूलियत अपने आप को क्लेम करते हैं। दूसरा ये कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने तो जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम जो सियासी जमातें थी उनको मसावी मौक़े फराहम किए, तो फिर क्यों इन्होंने बॉयकॉट किया पीटीआई ने? देखिए, 2-3 फैक्टर हैं। एक तो पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी जो मरकज़ियत है, जो उसका कंट्रोल है, वो मैं समझता हूँ कि अपना असर खो चुका है। ये एक इलेक्शन प्रोसेस में टिकटों की तकसीम, कैंडिडेट्स को लेके आना, ये बड़ा एक साइंस इसको माना जाता है। उनके पास जो विनिंग कैंडिडेट्स उनके अपने लोग थे वो हिचकिचा रहे थे, वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे। बहुत सारी उसकी वजूहत हो सकती हैं। फिर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रोह, आपको मालूम है यहाँ टिकटों की तकसीम एक माफिया, एक पूरा सिस्टम करता रहा है माजी में भी। तो वो सब कुछ इस वक्त नहीं था, कोई डिसीजन मेकिंग उनके पास पावर नहीं थी। तो उन्होंने एक तो ये समझा कि इससे जान छुड़ाई जाए और इसका जिम्मा कोई लेने पे तैयार नहीं था। उन्हें मालूम था कि हमें वहाँ से जब रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर कौन उसको भुगतेगा अपनी पार्टी के अंदर। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी जो ये कालदम जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये उसकी छतरी तले तहरीक इंसाफ ने अपने आप को छुपाने की भी कोशिश की है कि हम बाइकआउट करेंगे और दोनों मिलके अगर हम कोई ऐसा माहौल क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं तो उसका असर फिर हमें पाकिस्तान में हमारी जो सियासत है उसमें मिलेगा। हमें जो नैरेटिव हम बनाते हैं पाकिस्तान की जो हुकूमत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उसमें तक़वियत मिलेगी। तो जो उनका एक सोशल मीडिया का एक पूरा फैब्रिक है, पाकिस्तान मुखालिफ और बाहर बैठे जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको उनके हाथों इस्तेमाल होने की जो एक बात है। लेकिन इसमें ये दोनों नाकाम हुए हैं अब तक। जो मैंने पहले भी बात की कि ये इलेक्शन का जो इनकाद हो जाना पहले मरहले का कामयाबी से, तमाम जो 13 हलकों में मीरपुर डिवीज़न के, ये बुनियादी तौर पे एक तो कालदम एक्शन कमेटी और दूसरा तहरीक इंसाफ, ये दोनों का जो एक बयानिया था कि लोग इसको मुस्तरद करेंगे बाइकआउट, ये उसकी शिकस्त है। और इसमें जो जमहूरियत पसंद जो कुव्वतें हैं जो आज़ाद कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत के ज़रिए तमाम मसाइल का हल चाहती हैं, ये उनकी जीत है। और यहाँ जो ये बात पहले से ही तक़वियत इसको मिल रही है कि जो फैसले होने हैं वो आज़ाद कश्मीर की नई असम्बली करे और नई हुकूमत करे। आप देख लें जो 12 नशिस्तों वाला मामला है महाजरीन की, उसमें ये बात पहले से और इसमें खुद जो अवामी एक्शन कमेटी भी पीछे हटती भी आपको नजर आई कुछ अर्सा पहले, चंद हफ्ते पहले, कि वो अब उस मुतालबे से एक तरह से वो तो अब सिर्फ फेस सेविंग मांग रहे थे कि हमारे खिलाफ जो मुकदमात हैं, हमारे जो लीडरान हैं उनको गिरफ्तार ना किया जाए, अपने आप की बचत सिर्फ वो मांग रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम है ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो 2014 का पीटीआई का धरना जब नाकाम हुआ था तो उनको फेस सेविंग चाहिए थी। तो अभी जो
जो कालादम एक्शन कमेटी है उसको भी सिर्फ फेस सेविंग चाहिए, बाकी अपने तमाम मकासद में इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने से लेकर जो इसके बाइकाट से लेके आज़ाद कश्मीर में एक जो एक कह रहे हैं कि जमूद जो था उसको वो नाकाम हुए हैं उस सारी सूरत हाल में। तो बहरहाल देखते हैं कि ये जो मरहला आगे अब लेकर ये सियासी जमातें जाएंगी और ये पूरा अमल आगे चलेगा तो कैसे इसका नतीजा निकलता है। ठीक है जाहिद साहब, आप भी ये समझते हैं कि ये जो जैक है अब इसकी जो सियासी मुस्तकबिल हमें वो बिल्कुल मध्यम होता हुआ नज़र आ रहा है इन तमाम सूरत हाल के बाद? देखें, एक टाइम ऐसा था कि जिस वक्त शुरू में जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि इनकी मकबूलियत पॉपुलैरिटी कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा थी, और जितने भी हमारे जो सियासी खिलाड़ी हैं या सियासी जमातें हैं वो बैक फुट पे चली गई थी, क्योंकि उनके नारों के अंदर इतनी अट्रैक्शन थी कि नौजवान उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। अगर उनके पास बहुत एक अच्छा मौका था कि इतनी मोबिलाइजेशन थी उनकी, नौजवान उनके साथ थे, अगर वो इसको कन्वर्ट करके अपनी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसके प्लेटफॉर्म से वो इंतखाबात में हिस्सा लेते तो कोई शक नहीं था कि वो इस वक्त जो है वो अच्छा खासा रिज़ल्ट उनको मतलब उनके नताइज जो है उनकी तवक्कुआत के मुताबिक निकलते। लेकिन उन्होंने चूँकि उनके अंदर भी एक दड़ा इस तरह का था कि जिसको ये ख़दशा था कि शायद इलेक्शन के अंदर अगर हम जाते हैं तो वही जो जिस तरह की वहाँ पे मतलब अपने जो हमारे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि नज़रियात के साथ साथ जो बरादरी और मतलब इलाका और ये चीज़ें भी बड़ा मैटर करती हैं, तो उनको शायद ये खौफ था कि वहाँ पे शायद हम उस तरह से मतलब इसको अपने वोट में कन्वर्ट ना कर सके जो हमारी मकबूलियत है। तो ये एक बेहतरीन मौका था उनके पास, लेकिन उन्होंने खो दिया। लेकिन अब तो जिस तरह से अहमद भाई ने भी कहा कि अब उनकी जो मतलब जो स्ट्रगल थी या उसका रुख अब चेंज हो गया है। अब उनका रुख ये है कि भाई जिस तरह से 5 जून से पहले की जो उनका स्टेटस था, अब जो सारी जदोजहद है वो इसके गिर्द घूमती है। वो ये चाहते हैं कि हमें वो स्टेटस दोबारा से हमारा बहाल हो जाए जिसके अंदर ये जो इसका कालादम उसका जो हटाना, उसके ऊपर से फिर जो उनके मुकदमात थे, जो पहले के मुकदमात थे, रियासत ने देखें। अच्छा, आपकी बात एक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कि इन तमाम ये जो कैंपेन चली थी और तमाम मामला जब चल रहे थे उसमें हमें थोड़ा पीपल्स पार्टी के सेंटिमेंट्स बिलावल भुट्टो साहब के मुख्तलिफ नज़र आए थे कालादम एक्शन कमेटी के हवाले से। लेकिन देखिए उन्हीं की हुकूमत है और कलदम भी उन्होंने, उनकी हुकूमत ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने करार दिया। फिर ये बयान आप समझते हैं क्यों दिया गया था उनकी तरफ से? देखें, जब आप मतलब इलेक्शन के अंदर जा रहे होते हैं और वहाँ पे ये होता है कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी वहाँ पे जो मतलब स्ट्रेंथ है वो इस इलेक्शन के एंटी जा रही है या बाइकाट का ऐलान कर रही है, या नौजवान जो है वो सोशल मीडिया का दौर है उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे मतलब जिस तरह से वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ज़ाहिर है जो सियासी लीडर है वो कोशिश करता है कि किसी तरह से मतलब दरमियाना रास्ता निकले, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलाशुबा जो है वो इस तरह के इकदाम उन्होंने अपने जलसों के अंदर उन्होंने वहाँ पे मुजफ्फराबाद में बैठ के इस तरह की अपनी आरा दी हैं कि किसी तरह से ये मामला सेटल हो और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन की तरफ आएँ। तो शायद इस वजह से, और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है जब आप देखें कि एक मरकज़ की वफाक की पार्टी है उसको वो वहाँ पे लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन में भी मतलब सियासी फ़ायदे के लिए भी इस नारे को वहाँ पे जो है ना वो अडॉप्ट किया कि शायद इसकी वजह से भी उनको कोई सियासी फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, ये अब दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 2 अगस्त को होना है, जिसमें ये जो मुहाजिरिन की 12 नशस्तें हैं उस पर भी पोलिंग होगी। फिर पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को होगा। तो बात वही हम कर रहे थे कि क्या आपको लगता है कि ये जो मीरपुर डिवीज़न के जो नताइज हैं इसका असर उस पर पड़ेगा, और वोटर्स जो हैं वो जो इस डिवीज़न में, मीरपुर डिवीज़न में जो जीतेगा उस जमात का इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पर बाकी मरहले में? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो ये मीरपुर डिवीज़न का इलेक्शन है इसके बाद अब आने वाला जो मरहला मुजफ्फराबाद का हो या पूंछ डिवीज़न का, इसमें टर्नआउट और बढ़ेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो बाइकॉट का जो एक तासुर था वो बुरी तरह हो गया नाकाम। तो अब वहाँ पे मोबिलाइजेशन होगी और ज़्यादा जो पॉलिटिकल आपको एक्टिविस्ट हैं वो
नज़र आएंगे और मुकाबले की फ़ज़ा और बेहतर होगी। जिस तरह बिलावल ने भी 30 जुलाई को वहाँ पे गालबन जलसा रखा है, मुस्लिम लीग नून के भी वहाँ पे अभी जलसे हैं, तो ये आखिरी अब जोर अगले 3-4 दिनों में जो सियासी सरगर्मियाँ होंगी उसमें जो पिछली जीत है जो जिनकी मीरपुर डिवीजन की और उस हवाले से वो आपको वहाँ पे वो नज़र आएगी उसकी रिफ्लेक्शन। तो ये अब मुजफ्फराबाद का जो मरहला है ये ज़्यादा एक मैं समझता हूँ कि ये तासुर कायम करेगा और ख़ास तौर पे जो ये कालादम एक्शन कमेटी है ये अपनी जो मौत है वो सियासी मौत या अपनी तहरीकी मौत ये उसको मिल गई है आज मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन में। ये आगे जाके अब मज़ीद लोगों को अपनी जानब मैं नहीं समझता कि राग़ब करने में कामयाब हो सकेंगे। ठीक है, यकीनन ये जो कश्मीर में इलेक्शन है ये अवाम का जो वोट है ये सबसे बड़ा हथियार है और आइंदा जो आने वाले जो 2 मरहले हैं 2 अगस्त के वो यकीनन इसका सिम जो है वो उसके तयन भी करेंगे और देखेंगे कि कश्मीर की आवाम जो है वो अपना फ़ैसला किस पार्टी को देती है। मैं जाहिद साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। क़ज़िया कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराने तनाज़ात में से एक है। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कश्मीर के हवाले से मोदी हुकूमत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की साख को मजरूह कर रहे हैं। मकबूजा ख़ित्ते में आबादी के तनासुब में गैर कानूनी तब्दीली की भारतीय कोशिशें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों से किए गए हक़ खुद इरादियत के वादे को पूरा करने के लिए अमली इक़दामात करे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करें मोदी सरकार की जिसने बरसों से पाकिस्तान को अपनी दाखिली सियासत अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर हमेशा इस्तेमाल किया है। जब भी भारत में अवामी बेचैनी में इजाफा होता है, वहाँ की बैड गवर्नेंस होती है, वहाँ मामला बहुत ख़राब होते हैं, तो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है वो दाग दिया जाता है। और मोदी सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे आप वो राजनाथ सिंह ले लें, जयशंकर ले लें, अमित शाह ले लें, इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयान देते हैं। तो वो चाहते हैं कि भारत की आवाम की जो है वो डिस्ट्रैक्ट हों असल मसाइल से, और यकीनन अपना वोट बैंक भी वो मुतहर्रिक करते हैं इस तरह से। और इस वक्त जो है पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के जो हालिया बयान है उसको सख्ती से मुस्तरद कर दिया और गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार दिया है। और सवाल ये है कि आखिर कब तक नई दिल्ली के वज़रा जंगी बयानिए, धमकियों और इश्तियाल अंगेज़ी को जो है उसको हवा देकर अपने लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। इस पर रिस्पॉन्ड भी किया है पाकिस्तान ने, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उन्होंने तो साफ साफ कहा कि भारत जो है वो जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है और इसके तो सबूत भी अब सामने आ चुके हैं। और 5 अगस्त
2019 जो है वो अब अगस्त चूँकि आने ही वाला है, तो सबको एक तरह से रिकॉल भी हो रहा है कि एक अलमनाक, दर्दनाक और स्याह तरीन दिन था जिसने जो कश्मीर के हकूक़, कश्मीरियों के जो हकूक़ थे उनको सल्ब किया था, बल्कि पूरे खित्ते को जो है वो दाव, उसका अमन दाव पर लगाया था। सो इसी वाले से सवाल करेंगे कि मोदी सरकार की जो महाजर आई है वो कब सियासत से बाहर निकलेगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, IR एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, ये जो मोदी सरकार का जो एक अलमिया है कि वो और उनके जो जितने भी वुज़रा हैं, मुशरा हैं, इस किस्म के बयान देते हुए कुछ सोचते समझते हैं, जब दिल चाहता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे होते हैं। सर शाजिया, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। ये जो बयानात है ये मैड ग्रुप देता है, यानी मोदी और अजीत डोवल और अमित शाह, ये मैड ग्रुप है और इनके जितने बयानात हैं वो पागलपनी पर ही मबनी होते हैं। अब ये जो बयानात जिनका आप तस्करा फरमा रही हैं, इसके 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वो डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं इंडियन पॉपुलेशन को, बिकॉज अभी आपने देखा स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को जंतर मंतर के अंदर, और यहाँ तक कि जो सिविल सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल लोग थे, मीडिया पर्सनैलिटीज़ थे, बॉलीवुड के नोन एक्टर्स थे, और यहाँ तक कि अपोजिशन के जो कांग्रेस के रहनुमा थे, वो सब इसमें शामिल हो गए थे। और काकरोच पार्टी जनजी जो है वो बहुत ही बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही थी। तो लिहाजा एक तो उसको डिफ्लेक्ट करना चाह रहे, बिकॉज जो मोदी के हवाले से सिंपैथीज एंड सपोर्ट है पॉलिटिकल, वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और इस वक्त जो जेनजीज का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि इंडिया में मेजॉरिटी के अंदर हैं, एंड मुमकिन है कि वो आने वाले इलेक्शंस को जो है वो पूरी तरह से स्वीप करें। तो उससे बचने के लिए एक तो डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, और अगेन पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी और कश्मीर पर मबनी जो है उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। दूसरा पॉइंट ये है कि चूंकि इंडिया की अपनी जो इकोनॉमिक इस वक्त कंडीशन है, यानी आपने वो सुना होगा राहुल गांधी को जब उनसे प्रेस वाले पूछते हैं कि क्या इंडियन इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई है, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि क्या आपको मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी इस वक्त बैड परफॉर्म कर रही है, बैठ गई है, और सारी दुनिया ये बात कह रही है, सिर्फ आपको समझ नहीं आ रही जो गूदी मीडिया है। तो जहाँ पे 80 करोड़ लोग 5 किलो आटा के लिए हों, और जो पावर्टी लाइन से जो रहने वाले इंडियंस हैं उनकी तादाद, उनकी परसेंटेज 40 पे चली जाए, और ये मनमोहन सिंह और इससे पहले की जो हुकूमत थी, मोदी साहब के आने से पहले की जो हुकूमत थी, वो 20 से 25% था जो बिलो द पावर्टी लाइन रहते थे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से उन्होंने तवज्जो हटानी है। तीसरी चीज़ जो है वो पाकिस्तान के बारे में कांस्टेंट उनका बिहेवियर है कि वो चाहते हैं पाकिस्तान को डेमोनाइज करें थ्रू प्रोपेगेंडा, और ये भी रैट्रिक उसी का सिलसिला है जहाँ पे वो कश्मीरी इलेक्शंस को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसको ख़राब करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को डेमोनाइज करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोपेगेंडा। और इसमें ये सिर्फ इंडिया अकेला नहीं है, इसमें इजराइल भी मौजूद है, और मैं तो कहता हूँ अब जर्मनी भी शामिल है। DW की वो आपने रिपोर्ट तो देखी होगी, और इसके पीछे और बहुत सारे ममालिक हैं, वो किसी वक्त में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक किस्म का जाल बुना जा रहा है, और इसमें हमें बड़ा केयरफुली और बड़े सेंसिटिव अंदाज से आगे बढ़ना है। और इसके साथ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, और वो डिस्टेबलाइजेशन के लिए अफगानिस्तान के थ्रू जो टेररिस्ट नेटवर्क को फ्यूलिंग की जाती है, और ऑन रिकॉर्ड उनके ऑफिशियल्स ने, रिटायर्ड फौजी अफसरान ने इस बात को तस्लीम किया है, और फिर वो डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान को फ्रॉम द प्रोजेक्ट ऑफ कनेक्टिविटी विच गारंटीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब इसको हमने काउंटर करना है नैरेटिव के मैदान में भी, और इकोनॉमिक डोमेन के अंदर भी, पॉलिटिकल डोमेन के अंदर भी, सिक्योरिटी डोमेन के अंदर भी। तो ये जो इलेक्शन का इनकाद हुआ है कश्मीर में, ये एक थप्पड़ तो रसीद हुआ है। अगर इसको मजीद पुरअमन तरीके से 2 और मराइल हो जाते हैं और वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो आप देखेंगे कि इंडिया के जो नौजवान हैं वो उनको जवाब देने के लिए खुद ही तैयार होंगे। और आखिरी में जुमला कहूँगा, इसकी डिटेल में जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, ये जो इंडियन नौजवान है इसमें आपने नोट किया होगा
कि वो पाकिस्तान के बारे में उनके अंदर किसी भी किस्म का जहर मैंने नहीं देखा। और रादर मोदी का जो नैरेटिव है एंटायर पाकिस्तान का, उसका इनकारी नजर आए। दलित्स और मुस्लिम्स और सिख्स के खिलाफ जो नैरेटिव था उसको भी उन्होंने, उसकी भी नफी की है। तो मेरा ख्याल है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है पाकिस्तान के लिए कि जो बल्क में यूथ है इंडिया की, जो कि कॉकरोच पार्टी को ज्वाइन करी है, इस पे काम करने की जरूरत है ताकि उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो परसेप्शन है रिगार्डिंग पाकिस्तान, वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव हो और मोदी की हर चाल को वो खुद ही नाकाम करें, न कि हम यहां से बैठ के नाकाम करें। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की अहमद मंसूर साहब कि इस वक्त यही तिलमिलाहट है भारत को कि वो अपने सामने जो उनकी यूथ है, जो उनका मुस्तकबिल है, वो इस वक्त मोदी सरकार के सामने खड़े हो चुके हैं और इतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। यानी कि वो जो उन्होंने एक डायनेमा बनाया हुआ था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुखालिफ बयानिया का, वो तो ख़ुद उन्होंने सबूताज कर दिया है। वहाँ के ये जो जंतर मंतर जो पार्टी है और इनका जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इन्होंने इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि ये जो भारतीय जो वज़ीर दिफा हैं, इन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, क्या ये एक प्लानिंग के तहत दिया है? वही जो जिस तरफ इशारा किया है मुनव्वर साहब ने कि जी इस वक्त इनको समझ नहीं आ रहा कि वो अवामी मसाइल की तवज्जो हटाने के लिए और क्या करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि ये सारा जो नई दिल्ली का प्रोटेस्ट है और वहाँ के जो नौजवान जिस तरह निकले हैं और पूरी दुनिया की तवज्जो उस पर मरकूज़ है, तो आप कश्मीर जाके, लद्दाख जाके और फिर वही पुराना घिसा पिटा पाकिस्तान मुखालफ और पाकिस्तान को धमकियां देने वाला जो बयानिया है, वो बयान। अब राजनाथ साहब इस तरह के बयान पहले भी देते आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के मौके पे भी हमने देखा, बाद में भी देखा, अभी भी उन्होंने हवाला किसका दिया है? ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि कैसी कामयाबी, जिसका आपकी पूरी शिकस्त को पूरी दुनिया सर्टिफिकेट दे चुकी है, इसके शवाहद पूरी दुनिया के पास हैं। पाकिस्तान एक फाते के तौर पे मौजूद है मार्का हक में, तो आप कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं और बार बार और मकबूजा कश्मीर में जाके फिर आप मकबूजा कश्मीर की जो अपनी एक कानूनी हैसियत है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसका फ़ैसला होना है और वो एक मुतनाज़ा इलाका है और आलमी सतह पे तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। आप कैसे कहते हैं कि जनाब इस पे मुज़ाकरात नहीं होंगे? आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? ये तो तयशुदा है, जब भी होंगे मुज़ाकरात भी होंगे, वहाँ पे कश्मीरी जो अवाम है मकबूजा कश्मीर के, उनको उनका हक भी मिलेगा और वो उस पर वो खुद फैसला करेंगे और ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है और उनकी जो करारदादें उनके मुताबिक है। और यही याद दिलाया है वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसफ ने राजनाथ को, और साथ ये भी बताया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अमन और मुज़ाकरात के हवाले से वो बदस्तूर वही मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, आपकी पॉलिसी बिल्कुल तब्दील होती है। और रही बात मकबूजा कश्मीर की, तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो उसकी जो मुतनाज़ा हैसियत है उसको राजनाथ का कोई एक बयान या नरेंद्र मोदी सरकार का कोई मौक़िफ़ उसको तब्दील नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, वैसे तो हम भारत से जो है किसी भी सफारती आदाब की तवक्को नहीं रख सकते हैं, जितना वर्स्ट कम वर्स्ट वो उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा हम उसके लिए तैयार हैं। मगर सर इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसका दिल चाहे वो आके ये बात कर दे कि ये जो है ये तस्लीम शुदा डिस्प्यूट नहीं है और इस पर बात नहीं होगी, और फिर बाद मतलब आप ये देखें ना कि सीना चौड़ा करके ये भी बोलते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो पॉक जो है वो पाकिस्तान भारत का अटूट हिस्सा है। मतलब इस तरह के बयान देने से पहले 10 दफ़ा उनको सोचना चाहिए। अब वही बात आ जाती है कि जी पाकिस्तान के साथ जंग में तो वो हार चुके हैं, काइनेटिक वॉर में हार चुके हैं, सब जगह पर सिफारती तौर पे हार चुके हैं, अब उनके पास करने को कुछ नहीं, इसी तरह के बयान देते रहे। लेकिन जिस तरह अहमद साहब ने कहा कि इतनी बड़ी बात है, ये तो वायलेशन करती है यूनाइटेड नेशन की चार्टर की। देखें, अगर उनकी बात को चले हम तस्लीम कर लेते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है, तो उस अटूट अंग के जो सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाबंदे सलासल आपने रखी हुई है, आसिया अंदराबी से लेकर नौजवानों से लेकर और यासीन मलिक तक जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कश्मीर की तहरीक को दिया है, उनको आज़ाद कर लें और उसके बाद एक फेयर इलेक्शंस करवा दें। और अगर आपका अटूट अंग है तो फिर वहां पे न्यू कॉलोनीज और सेटलमेंट बना के आप डेमोग्राफी को कभी चेंज नहीं करते। और अगर आपका अटूट अंग ही है तो उस सूरत में जो कश्मीरियों के जो इकोनॉमिक जो बिजनेसेस हैं, जिसमें उनकी फसलें हैं, टूरिज्म है, उसके ऊपर आप काबिज नहीं होते। और अगर ये अटूट अंग ही है तो वहां पे 7 लाख से
7 लाख रेगुलर फोर्सेस और बाकी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मिला के 1 मिलियन से ज्यादा वहां पे फोर्स खड़ी करने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज आपका अटूट अंग है। और इतना ही आपका अटूट अंग है जो चाइना के पास कश्मीर का हिस्सा है वो जरा लेके दिखा दें, पता लग जाएगा कितना अटूट अंग है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो दुनिया को सब मालूम है कि अटूट अंग है या अटूट अंग नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर का जो इशू है, देखें इसके कई डायमेंशंस हैं। इसका एक तो पॉलिटिकल डायमेंशन है, दूसरा आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है, 1 नेशन थ्योरी वर्सेस 2 नेशन थ्योरी। फिर इसका एक जो पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, एक इकोनॉमिक डायमेंशन है कि पाकिस्तान की दरिया जो है कश्मीर से ओरिजिनेट होती हैं। और फिर याद रखें कि ये एक किस्म की जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का हिस्सा भी है, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर है। तो वो इस तरह के बयानात देते हैं पाकिस्तान के इंस्टिगेट करने के लिए और अपने नौजवानों की तवज्जो हटाने के लिए। ये हटती नहीं है। उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि भारत के बारे में जो भारतीय लिख रहे हैं किताबें, और नसीरुद्दीन शाह साहब ने जितनी गुफ्तगू की है मोदी के बारे में कि झूठ के बाद झूठ और झूठ के बाद झूठ, कोई है जो इसको रोके? 2014 से इसके झूठ ही सुन रहे हैं हम। अब उसमें खशवत सिंह ने किताब लिखी है, एंड टू द इंडिया, मुनव्वर ने तो नहीं लिखी या किसी पाकिस्तानी राइटर ने तो नहीं लिखी। राहुल भाटिया ने किताब लिखी है जिसके ऊपर उसने लिखा है कि ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ये एलिमिनेट हो रही है। अवेश शुक्ला ने किताब लिखी है डिसअपीयरेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अमेरिकन बिलियनियर जॉर्ज सोरो जो हैं वो कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी को खतरा मोदी से है। तो ये पाकिस्तानी तो नहीं कह रहे ना, ये तो बाहर के लोग कह रहे हैं और उनके अपने लोग मान रहे हैं। और कितना जबरदस्त इंडिया है कि नेपाली उनसे तंग आए हुए हैं, और कितना हमदर्द इंडिया है कि बांग्लादेश के अंदर तब्दीली आई है, और कितना महान इंडिया है कि मालदीव के अंदर इंडिया आउट तहरीक चलती है, और कितना जबरदस्त इंडिया है कि श्रीलंका में उसके खिलाफ बगावत हो जाती है और वो हुकूमती तब्दील कर देते हैं। तो अभी नेक्स्ट बारी जेनजीज की इंडिया के अंदर है, उन्हें सोचना होगा, खित्ते में भी आइसोलेटेड है, और जिससे दोस्ती लगाई है इन्होंने उसके पीठ पे छुरा मारा है। अमेरिका हो तो वो पुन्नू के केस के अंदर, कनाडा हो जहां पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं तो वहां पे इन्होंने जाके हरदीप सिंह को कत्ल किया, यूके है तो वहां पे इन्होंने सिखों को टारगेट किया, कतर से दोस्ती लगाई तो वहां पे इन्होंने स्पाइनेज एक्टिविटी रखी, ईरान के साथ पींगे बढ़ाई तो उनकी जासूसियां करके इजराइल को मुहैया करते रहे और उसके बैटलशिप को हिट करवाया अमेरिका के हाथों। तो कहने का मकसद इनकी बड़ी एक तवील कहानी है। अगर दुनिया को अक्ल आ जाए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हिटलर को अपीज किया था तो नतीजा देख लिया, करके देख लें अपीज मोदी को और नेतन्याहू को, लग पता जाएगा कुछ अरसे के बाद। बिल्कुल ठीक बात है। और यकीनन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसने तो मोदी सरकार को जो है वो साफ साफ नौश्ता दीवार जो है वो दिखा दिया है कि अब जो आगे मुस्तकबिल है वो मोदी सरकार के झूठे बयानिया और ये प्रोपेगेंडा का नहीं होगा। मैं मुनव्वर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अहमद साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन भारत जो है जब तक एक महा की सियासत और अमन को कमज़ोरी समझता रहेगा, साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में जो है वो अदम इस्तेहकाम का ही शिकार रहेगा। जिस तरह के ख्वाजा आसिफ बात कर चुके हैं कि जनूबी एशिया में जो दहशत गर्दी उसका सरपरस्त भारत है। अल्लाह ने के पान।